Good morning, class. How are you all? So it's time for our daily means answer writing practice for our GS means paper 3. आज हमारा GS means paper 3 का हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. Let's see आज हम आपके लिए कौन सा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं. ठीक है. सो देखिए आज हम हैं 23 जून मॉर्निंग क्लास है ये. सो इसमें हम डिस्कस करेंगे पेपर 3. कल हमारा पेपर 2 का बहुत अच्छा मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था जो इन्फोडेमिक से रिलेटेड था. कई लोगों ने बहुत अच्छे से उस पर और इन्फॉर्मेशन मुझे ऐड करके मुझे आंसर लिख के दिखाए हैं. बहुत अच्छे से लिख रहे हैं बच्चे. आप भी ट्राई कीजिए. बाकी सब लोग हैं, मैं आंसर ज़रूर जितना मुझे टाइम मिलता है श्योरली आई डेडिकेट टू यू ऑल. हाँ, और मैं सब अपना जो क्वेश्चन राइटिंग है बच्चों का वो मैं चाहती हूँ कि और इंक्रीज हो. सो दैट्स वाई ये पेपर 3 का आज क्वेश्चन है. लेट्स डिस्कस अबाउट इट. द क्वेश्चन सेज व्हाट इज द स्वामित्व योजना. बहुत अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ में थी. इफ़ यू हर्ड, और अपना करंट अफेयर अगर आपका अच्छा है तो उसमें आपने सुना होगा कि स्वामित्व योजना एक स्कीम लॉन्च हुई है. हाउ इट विल एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इन रूरल एरिया. रूरल एरिया से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स रहते हैं, बहुत बार हमने पढ़ा है क्लास 6 एनसीईआरटी में भी हम पढ़ रहे थे कि जो पटवारी होता है वो लैंड का रिकॉर्ड रखता है और जो लैंड से रिलेटेड जो बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं वो होते रहते हैं. सो जो तहसीलदार होता है उस एरिया का वो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है. देन वो तहसीलदार जो किसके लिए अकाउंटेबल होता है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है उस एरिया का, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, सो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है. अब गवर्नमेंट ने इस बारे में और सीरियसली स्टेप लेने का सोचा है और इसके बारे में एक स्कीम निकाला है, स्वामित्व योजना जिसको बोलते हैं. लेट्स सी अबाउट इट. इसमें हम अप्रोच रखेंगे कि अपना जो योजना है पहले तो हमें इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन देना होगा. अगर हमें पता है तो पता होना चाहिए, बिकॉज करंट में तो हमें हर एक योजना अच्छे से पढ़नी पड़ेगी. ठीक है. हाउ विल द स्कीम वर्क. ये स्कीम वर्क कैसे करेगी, क्या इसका प्लेटफॉर्म है, ओके, और इसका क्या बेसिस है, स्कीम क्या कैसे काम करेगी. ओके, द नीड ऑफ सच स्कीम. इस स्कीम का क्या नीड है हमारे लिए, और बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम, क्या इसका हमारे लिए यूज है, और कंक्लूड अकॉर्डिंगली, और हमें पॉजिटिवली इसका कंक्लूजन कर देना है. ठीक है. तो उसके लिए हमें स्वामित्व के बारे में जो भी अच्छे से लेआउट में जो अपने क्वेश्चन का पता होता है वो हम इंट्रोडक्शन में डाल देते हैं. लेट्स सी. स्वामित्व योजना और ओनरशिप स्कीम एम्स टू मैप रेजिडेंशियल लैंड ओनरशिप इन द रूरल सेक्टर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी या लाइक यूजिंग द ड्रोन्स. सारी बातें लिख दी कि इसमें क्या यूज़ होगा, क्या ये स्कीम का बेसिस है, कहाँ होनी है, कब होनी है, ये सब एक छोटे से इंट्रोडक्शन में हमने लिख दिया है ऑलरेडी. ठीक है. सो ऐसे हमको अपना इंट्रोडक्शन फ्रेम आउट करना है कि हम अपने आने वाले जो क्वेश्चन का बॉडी है और उसका जो रेफरेंस देंगे हम क्वेश्चन का, वो सब हमको इंट्रोडक्शन में छोटे से करके लिख देना है. ठीक है. सो स्वामित्व योजना और ओनरशिप स्कीम मीन्स, स्वामित्व मीन्स ओनर, ओन करना किस चीज़ को. ठीक है. अगर हमारा कोई लैंड है, सपोज रूरल एरिया में मेरा कोई घर है, तो मुझे उस लैंड को डिस्प्यूट से बचाने के लिए और उसे गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ऐड कराने के लिए उसका प्रॉपर मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए. ओके. सो उसके लिए जो मेरी पंचायत है, जो वहाँ के पटवारी हैं, वहाँ से मुझे कांटेक्ट करना पड़ता था पहले. बट अब मेन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने पंचायती राज जो हमारी मिनिस्ट्री है उसके साथ मिलके ये नया इनिशिएटिव लिया है. इसके अकॉर्डिंग आपकी जो रूरल एरिया में जो भी रेजिडेंशियल लिखा है इन्होंने, देखो स्पेशली रेजिडेंशियल, नॉट ओनली जो हमारी जो फार्म्स होते हैं वो नहीं इंक्लूड किया इसमें रेजिडेंशियल जहाँ पे लोगों के घर बने होते हैं गांव में, उनका ओनरशिप उन्होंने स्पेसिफाई करना है कि कहाँ से कहाँ तक आप यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स. जो ड्रोन्स हैं हम तो अब हमारे रिसेंटली हमने ड्रोन्स का एक एक्ट भी पास किया था कि उसमें हमने देखा था कि इंडिया में हम कौन कौन ड्रोन यूज़ कर सकता है. हमने आई थिंक उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किया है. और ड्रोन्स कोई अगर फॉरेनर कोई आ रहा है इंडिया में तो वो ड्रोन उसको यूज़ करने का परमिशन नहीं होता है. तो बहुत सारे फैक्ट हैं, हम वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को. हाउ इट विल वर्क. इन्होंने पूछा कि कैसे वर्क करता है, तो हम देख लेते हैं. अंडर द स्कीम प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड ऑफ लैंड इन विलेजेस विल बी क्रिएटेड. प्रॉपर्टी ऑनरशिप होगी जो उसकी लैंड की, वो इसके बारे में वो क्रिएट कर दी जाएगी और इसमें बता दिया जाएगा कि आपकी लैंड यहाँ से यहाँ तक है. ठीक है. इससे ज़्यादा आप कोई कैप्चर नहीं कर सकते किसी की लैंड, इलीगली हो जाएगा वो. फर्दरमोर इट विल एम्पावर रूरल पॉपुलेशन विद ग्रांट ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कंफर्मिंग देयर ओनरशिप ऑफ लैंड टाइटल. ठीक है. तो अपनी जो लैंड टाइटल का जो ऑनरशिप का जो वो एक डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड कर देता है रूरल इंडिया में
ठीक है। मेजरमेंट, इसका क्या हम नापेंगे कैसे, इसको जो लैंड है हमारा जिसमें घर बना है उसको हम कैसे नापेंगे। द रेजिडेंशियल लैंड इन विलेजेस विल बी मेजर्ड यूजिंग ड्रोन्स टू क्रिएट अ नॉन डिस्प्यूटेबल रिकॉर्ड। अगर हम सपोज उसको किसी भी कोई चीज़ है, अगर हम उसको नीचे से नापते हैं तो वायर लैंड हम अगर उसको मेजर करते हैं और उसको हम ऊपर से अगर उसका होलिस्टिक हम 3D व्यू ले लेते हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर और एक्सेसिबल होगा और विदाउट एनी लैक होगा, विदाउट एनी एरर होगा कि हमारा जो रिकॉर्ड लेने वाले हैं वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर हम उसको ड्रोन्स के और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो और भी हैं उसको यूज़ करके अगर हम उसको मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है, तो नॉन डिस्प्यूटेबल हो जाएगा। इट इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर सर्विंग एंड मेजरिंग ऑफ लैंड। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है बिकॉज ये ड्रोन्स हैं, ये लेटेस्ट है, पहले तो होते नहीं थे ड्रोन्स। ओके, सो अब ड्रोन्स को इन्होंने ऑफिशियली और गवर्नमेंट के काम में भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इस क्वेश्चन को और भी कहीं ऐड कर सकते हैं, इस पॉइंट को, ड्रोन्स वाले को, ठीक है। Drones will draw a digital map of every property falling within the geographical limits. Okay, drones जो हैं, see, हाँ जी, जो ड्रोन्स हैं हमारे वो इसके अलावा भी जो जोग्राफिकल लिमिट है जो गांव की और उसको डिमार्केट बाउंड्रीज ऑफ एवरी रेवेन्यू एरिया, जो रेवेन्यू एरिया है, सपोज कि किसी गांव का बाउंड्री है वो डिस्प्यूटेबल है कि ये हमारा प्रॉपर्टी था, दूसरे गांव ने बोल दिया ये हमारा प्रॉपर्टी है, तो अगर उस पर डिस्प्यूट चल रहा है तो अगर वो ड्रोन से मैपिंग होगी प्रॉपर और गवर्नमेंट उसको ऑथराइज कर देगी कि दिस एरिया इज बिलोंग टू दिस विलेज, ओके, तो वो स्पेसिफाई हो जाएगा एरिया, तो उसमें प्रॉब्लम थी और डिस्प्यूट थे वो खत्म हो जाएंगे, ये चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। The scheme will be carried out in close coordination with the Central पंचायती राज मिनिस्ट्री, मैंने आपको बताया, सर्वे ऑफ इंडिया, पंचायती राज डिपार्टमेंट्स एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स ऑफ वेरियस स्टेट्स। तो ये जो डिपार्टमेंट है हमारे, जो रेवेन्यू ऑफिसर है, मैंने आपको बताया था कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जाके रेवेन्यू का पूरा मेजरमेंट देता है कि इस साल इतना रेवेन्यू हुआ है, यहाँ से रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, तो वो सारा उनके लिए अकाउंटेबल होते हैं वो, ठीक है। सो देन हाउ कि हम कह सकते हैं कि पंचायती राज मिनिस्ट्री, और ये जो मिनिस्ट्री है आपको इसके बारे में अलग से पढ़ लीजिए और उसको भी नोट्स बना के रख लेना आप, ठीक है, तो ये काम आएगा आपका। तो ये तो आपका गांव का कोई भी क्वेश्चन है तो पंचायती राज का तो उसमें आप इनपुट थोड़ा सा रख ही दीजिए, वो अच्छा ही रहता है। ये देखिए प्रॉपर्टी कार्ड, अगर प्रॉपर्टी कार्ड, वो प्रॉपर्टी का जिसका हमने मेजरमेंट लिया उसको किस बेसिस पे उसका कार्ड बनेगा। प्रॉपर्टी कार्ड फॉर एवरी प्रॉपर्टी इन द विलेज विल बी प्रिपेयर्ड बाय स्टेट यूजिंग एक्यूरेट मेजरमेंट डिलीवर्ड बाय ड्रोन मैपिंग। ड्रोन मैप करके उसका जो भी उसका मेजरमेंट मिलेगा वो उसके लिए कार्ड बना के, जैसे हम सॉइल हेल्थ कार्ड बना देते हैं गाँव में, फार्मर का क्रेडिट कार्ड बनते हैं, वैसे ही प्रॉपर्टी कार्ड भी बनने लगेंगे, ठीक है। These cards will be given to property owners and will be recognized by the Land Revenue Records Department. Okay, so जो Land Revenue Record है वो अगर वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ये पूरा जो डाटा है वो सेव रहेगा वहाँ पे, ओके। ये जो कार्ड है ये वहाँ से उनको ऑथराइज्ड होंगे, ठीक है, जो गांव में जो लोग होंगे उनको रेवेन्यू, लोकल रेवेन्यू रिकॉर्ड डिपार्टमेंट जो होगा उस एरिया का वो उनको देगा, ठीक है। The scheme is piloted by the पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, मतलब पंचायती राज गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है वो ही इसको फंड करेगा, वो ही इसको आगे बढ़ाएगा, उसी के अंडर में ही ये जो स्कीम है फुलफिल होगी। द प्रॉपर्टी रिकॉर्ड फॉर अ विलेज विल ऑल्सो बी मेंटेन टू द पंचायती लेवल पे होगा, बिकॉज एक बड़े लेवल पे सपोज हमने पंचायती राज मिनिस्ट्री ने वहाँ से ऑर्डर पास कर दिया तो जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जाएगा पहले, फिर डिस्ट्रिक्ट में जितने गाँव उनके पास जाएगा, फिर उन गाँव के अंदर जो पंचायत है वो इनको अच्छे से हैंडल करेगी। तो एक तरह से जो वेब है, जो जाल है इस मिनिस्ट्रीज का, वो इंक्लूड करके और उसको और उसमें क्लियरेंस आएगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी सिस्टम में अगर हम सबको इंक्लूड करेंगे तो, राइट। सो अलाउइंग फॉर द कलेक्शन ऑफ एसोसिएटेड टैक्सेस फ्रॉम द ओनर्स। तो इससे क्या कहते हैं कि जो भी जो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और उसके टैक्स रेवेन्यू में अगर हमको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी क्लियर होते चलेंगे साथ में, अगर हम एक ये वाला प्रॉब्लम जो प्रॉपर्टी वाला है वो सॉल्व कर लेते हैं तो, ठीक है। तो द मनी जनरेटेड फ्रॉम दीज लोकल टैक्सेस विल बी यूज्ड टू बिल्ड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज। जब ये प्रॉपर्टी डिफाइन हो जाएगी तो प्रॉपर्टी के जब टैक्स आना शुरू हो जाएगा पूरा प्रॉपर ढंग से, तो वो टैक्स है वो जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने में खर्च होगा, ठीक है। सो वो हमारे ओवरऑल रूरल हेल्थ के लिए, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छा होगा, राइट। चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट इज
नेक्स्ट इज व्हाट वाज द नीड ऑफ सच स्कीम, इस स्कीम का क्या नीड है, ऐसा क्या जरूरत पड़ा कि हमको स्वामित्व स्कीम लाने का हमको अर्जेंसी हो गया. ओके, द नीड फॉर दिस योजना वाज फेल्ट सिंस सेवरल विलेजर्स ऑफ द रूरल एरिया डू नॉट हैव पेपर्स प्रूविंग ओनरशिप ऑफ देयर लैंड. अब देखिए जो हमारा एनआरसी का जो मुद्दा चल रहा है कि हमको अपने सिटीजन्स को डिफाइन करना है कि कौन यहाँ से है. सपोज पुराने टाइम में जो लोकल होते थे, जो पीपल होते थे, उनके पास लैंड रिकॉर्ड नहीं है, अपनी प्रॉपर्टी का कोई प्रूफ नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे कि ये हमारा प्रॉपर्टी है. सो इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने पहले ये सोचा है कि हम जितना भी प्रॉपर्टी है गाँव से रिलेटेड, बिकॉज अर्बन एरिया में मोस्टली प्रॉपर्टी का पेपर्स होता है, बट गाँव में लोगों के पास ये लैक होता है, ये नहीं होता है. तो गांव में ये जो प्रॉपर्टी होगी उसको फिर डिफाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाला है. ठीक है, इन बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यहीं से अराइज होती है ना, कि लोगों को पता ही नहीं है और गवर्नमेंट को भी नहीं पता है कि इस एरिया में ये जो पार्ट ऑफ लैंड है ये किसको डिनोट. कई तो लैंड एकदम विदाउट एनी ओनरशिप होते हैं, उन पर कोई भी फोर्सफुली उन पर वो कब्जा कर लेता है, कोई ज़बरदस्ती उनको एक्वायर कर लेता है. राइट. सो ये सब जो डिस्प्यूट्स और ये खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि इसको एक प्रॉपर एक मिनिस्ट्री के अंडर, एक प्रॉपर लेआउट के अंडर हम इस काम को पूरा कर देंगे. ठीक है. For most states, survey and measurement of the populated areas in the village has not been done for the purpose of वेरिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टीज. देखो अब बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसमें किसी का रेवेन्यू इतना अच्छे से नहीं है, स्टेट का कोई स्टेट इतना ज़्यादा इनकम नहीं कर पा रहा है, लाइक द ईस्टर्न स्टेट, सम ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, लाइक सम ऑफ द जो गरीब जो स्टेट है वो स्टेट के पास इतना रेवेन्यू नहीं होता है कि वो जो अपने हर एक गाँव में जाए और उसका लैंड रिकॉर्ड ले, बिकॉज उस पर बहुत मनी स्पेंड होगा. राइट. और अगर ये जो स्कीम है ये सेंट्रल सपोर्टेड स्कीम है तो सेंटर उन पर अब स्पेंड करेगा, तो स्टेट का इतना लाइबिलिटी खत्म हो जाती है इस पर, तो वो जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएंगे एट द लास्ट, क्योंकि सेंटर उनको सपोर्ट कर रहा है, तो रिकॉर्ड भी आ जाएंगे और स्टेट का पैसा भी नहीं लगेगा, तो उनको हेल्प हो जाएगा फाइनली. राइट. बेनिफिट्स अब देख लेते हैं स्कीम का क्या बेनिफिट है. क्लैरिटी ओवर प्रॉपर्टी राइट्स, प्रॉपर्टी राइट जो होंगे किसका क्या प्रॉपर्टी है उस पर वो क्लैरिटी आ जाएगी. द स्वामित्व स्कीम हेल्प्स टू मैप रूरल इनहेबिटेड लैंड्स, जहाँ पे लोग रहते हैं उन लैंड को उनका मैपिंग करने में यूजिंग ड्रोन्स एंड लेटेस्ट सर्वे मेथड्स. इट विल इंश्योर स्ट्रीमलाइन प्लानिंग, रेवेन्यू कलेक्शन एंड प्रोवाइड क्लैरिटी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इन द रूरल एरियाज. तो रूरल एरिया में ये सब जो प्रॉब्लम है यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो ये हम यूज करेंगे. ठीक है. ये देखिए इजी फाइनेंसिंग, दिस विल ओपन अप एवेन्यूज फॉर अप्लाइंग फॉर लोन्स. ये जो लोग हैं जिनको लोन लेने में प्रॉब्लम होती है गांव में, उनके लिए वो इजी हो जाएगा. बिकॉज लोन लेने के लिए क्या ज़रूरी होता है, सिक्योरिटी आपको शो करना ज़रूरी होता है. सिक्योरिटी आप किसका देंगे, आप अपनी प्रॉपर्टी का देंगे. आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है अभी तक आपके पास, तो आपको लोन नहीं मिलेगा. ओके. और जब आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स प्रॉपर ऑथराइज्ड वे में आपको मिलने शुरू हो जाएंगे तो आपको लोन मिलना ईजी हो जाएगा. सो एट लास्ट ये फार्मर्स के लिए इजी है, हमारा जो रूरल जो पुअर होते हैं उनके लिए इजी रहेगा. ओके. सेटल डिस्प्यूट, इस डिस्प्यूट को सेटल करने में, कोई डिस्प्यूट होता है दो लैंड के बीच में तो वो सेटल इससे हो जाएगा रिलेटेड टू प्रॉपर्टी. ओके. और रिलेटेड वुड ऑल्सो बी सेटल थ्रू द टाइटल डीड्स अलॉटेड थ्रू दिस स्कीम. ओके. तो इस स्कीम के थ्रू जो भी डीड होगी, जो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, उसमें क्या होगा, जो डिस्प्यूट होगा वो खत्म कर देंगी गवर्नमेंट कि ये लैंड इससे बिलोंग करता है, ये लैंड इससे बिलोंग करता है. ओके. उसके जो प्रूफ्स है उसके बेसिस पे. ओके. सो अप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसका अप्रिसिएशन हो जाएगा. फ्रीइंग द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग लैंड टू टाइटल डिस्प्यूट्स एंड ऑफ, ये देखिए द क्रिएशन ऑफ एन ऑफिशियल रिकॉर्ड इज लाइकली टू रिजल्ट इन अप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज. अगर कोई प्रॉपर्टी है उसका सपोज पहले उसको वो नहीं मिलता था, उसका रिकॉर्ड नहीं था, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था किसी पर्सन का कि दिस इज माई लैंड एंड दिस बिलोंग्स टू मी एंड माई फैमिली, माई एंसेस्टर्स, तो उस लैंड को वो ना यूज़ कर सकता है लोन लेने में, ना उस लैंड का कोई फ़ायदा उठा सकता है. ओके. बट अगर जब उनको ये रिकॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा, रिकॉर्ड शुरू हो जाएगा, ओके, तो क्या होगा, तो उस लैंड से उसको बेनिफिट भी मिलना शुरू हो जाएगा. ओके. उसका जो मार्केट वैल्यू है उस प्रॉपर्टी का वो बढ़ जाएगा. बिकॉज कोई सपोज आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई लैंड खरीदने जाते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, अगर वो डिस्प्यूटेड होती है तो जो कस्टमर है वो उस लैंड को नहीं लेता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता है कि हमको प्रॉपर ऑथराइज्ड लैंड चाहिए, हमको डिस्प्यूटेड लैंड नहीं चाहिए. ओके. सो
बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, हम फंड्स का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। द एक्यूरेट प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स कैन बी यूज फॉर फैसिलिटिंग टैक्स कलेक्शन, न्यूअर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर प्लान, इशूइंग द ऑफ परमिट एंड थ्वाटिंग अटेम्प्ट्स एट प्रॉपर्टी ग्रैबिंग। ये देखो, अगर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है हमारी वो अच्छे से हमारे पास पूरा एलेबरेटेड है, हमारे पास पूरी ऑथराइज्ड प्रॉपर्टी है, उसका कोई रिकॉर्ड है हमारे पास, तो वो प्रॉपर्टी जो होगी वो हमारे जो फंड होगा वो उसका बेटर हम यूटिलाइजेशन कर सकती है गवर्नमेंट, कि वो जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्शन में उसको इजी रहेगा, उसको नई बिल्डिंग बनाने में इजी रहेगा, किसी से डिस्प्यूट का खतरा नहीं रहेगा। कोई स्ट्रक्चर प्लान बनाना है उस एरिया में, ये विलेज है, इस विलेज एरिया में हमको यहाँ से रोड निकालना है, यहाँ से करना है, हाईवे पास करना है, तो उसके लिए जो लैंड एक्वायरमेंट की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो लेबरर्स जो फार्मर्स हैं उस एरिया के, वो डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट के पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा कि ये लैंड इससे बिलोंग करती है, हम सीधा उससे बात करेंगे। ओके, तो ये और जो परमिट मिलेंगे और जो डेवलपमेंट जो एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे वो विलेज में और ज़्यादा जल्दी और अच्छे से पहुंच पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्वामित्व स्कीम, और इसका हम कंक्लूजन एक बहुत छोटा और एक अच्छा क्रिस्प और पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक हम एक अपना कंक्लूजन इसको दे देंगे। समिंग अप, द स्वामित्व स्कीम विल प्रोवाइड फॉर एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। अगर हम सम करते हैं इस चीज़ को तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वामित्व स्कीम है वो क्या हेल्प करेगा प्रॉपर्टी का वैलिडेशन करने में, सोल्यूशन जो रूरल एरिया में मेनली प्रॉब्लम यही तो होता है, ये मेरा लैंड है, तुमने ले लिया, ये तुम्हारा लैंड था, मुझे ये चाहिए, राइट। तो ये सब जो प्रॉब्लम अगर खत्म हो जाएंगी तो रूरल एरिया में स्वामित्व स्कीम के थ्रू हम बहुत सारा डेवलपमेंट कर सकते हैं। फॉर श्योर इट इज़ अ गुड अटेम्प्ट टू एंड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इन रूरल एरियाज ऑफ द कंट्री। बिल्कुल ये बहुत अच्छा स्कीम है और बहुत अच्छी फ्यूचर इसका है, क्योंकि ये अगर किसी लैंड का रिकॉर्ड हमारे पास प्रॉपर हो जाएगा तो गवर्नमेंट को, जो अथॉरिटीज़ हैं, जो पंचायती राज है, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो अगर कोई फंड अलॉट करती है किसी गांव के लिए तो उसको उस गांव तक पहुंचने में प्रॉपर एक हाउस होल्ड का अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इस आदमी का ये राम सिंह है, इनका घर यहाँ से यहाँ तक है और इनको इतना ही फंड अलॉट कर देंगे तो काफ़ी रहेगा, इनसे इतना टैक्स आया कि नहीं इस साल, तो ये जो चीज़ें हैं अगर ये मेंस आंसर राइटिंग में हम ये क्लैरिटी रखेंगे तो हमारे आंसर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको जितनी भी स्कीम्स हम कराते हैं, मेरा कोशिश रहता है कि मैं रोज़ एक स्कीम आपको पढ़ा दूँ, और शाम जो हमारा इवनिंग का क्लास होता है 6 PM उसमें भी मैं एक ऐसा क्वेश्चन इंक्लूड करती हूँ जो आपको प्रीलिम्स के लिए, अपकमिंग प्रीलिम्स आपका अक्टूबर में है, तो अक्टूबर तक आते आते हम बहुत सारा अपना सिलेबस आप देखेंगे हम कवर कर चुके होंगे। इवन मेंस का भी हम आप देखेंगे कि जो जितना भी इससे रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, वो कम से कम 100-200 टॉपिक हमारे ऐसे क्लियर हो जाएंगे जो पेपर में आने का बहुत हाईली चांसेस है इस बार। ठीक है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ राइटिंग कीजिए इसी क्वेश्चन को आप 150 मार्क्स में, और अपने साथ अपने पॉइंट, सपोज ये पॉइंट मुझे लगा कि ये अच्छे हो सकते हैं, अच्छे रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए, आपको लगता है कि कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं जो मैम ने शायद छोड़ दिए, मैम शायद भूल गई होंगी, तो आप भी उन क्वेश्चन को इंक्लूड कर सकते हैं, उन पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, सो आप मुझे आंसर सबमिट कराते रहिए जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। ओके, वर्क के लोड की वजह से कई बार होता है कि मैं इमीडिएट आपको आंसर नहीं कर पाती हूँ, तो आप उसका प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए और काम करते रहिए। ठीक है, आप शाम तक मुझे आज NCERT हमारा 6th क्लास जो 7th क्लास का हिस्ट्री है उसका लास्ट के जो 3 चैप्टर्स है वो आज हमको कंप्लीट कर लें तो हमारा 7th क्लास का हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा साथ के साथ हो रहा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज है वो भी हो रहा है इसके साथ, तो वो आप देखेंगे कि हम सब चीज़ें एक साथ, प्रीलिम्स और मेंस एक साथ हम लेके चल रहे हैं। ओके, सो दीज आर ऑल माय हैंडल्स, और आप यहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। PDF आपको हम डेली प्रोवाइड कर देते हैं, आप प्लीज़ उनका कंपाइलेशन रखिए, आपको बाद में बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए मुझे और मेरा चैनल शेयर कीजिए NS Enlights। ओके, थैंक यू सो मच।